हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एनसीईआरटी साइंस 4-6 क्लास चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक करवाएंगे। यदि आप चैप्टर 2 और चैप्टर 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वहां से वीडियो देखें। आज हम आपको चैप्टर 3 करवाएंगे, तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या है, वस्त्र क्या है? पोशाक वस्त्र से बनते हैं, वस्त्र धागे से बनता है तथा धागा तंतु से बनता है। वस्त्र को कपड़ा या पोशाक भी कहा जाता है। वस्त्र का उपयोग पोशाक बनाने के साथ साथ बेडशीट, बैग, डोरमेट, कंबल, स्वेटर, मफलर, बोरा, गनी बैग आदि कई अनगिनत वस्तुएं बनाने में किया जाता है। वस्त्रों में विविधता। वस्त्र या कपड़े कई तरह के होते हैं। ऊनी, सूती, सिल्क, जूट, नायलॉन आदि कई तरह के वस्त्र या कपड़े होते हैं। कुछ वस्त्र चमकीले होते हैं, कुछ में चमक नहीं होती अर्थात डल होते हैं। कुछ वस्त्र हमें गर्म रखते हैं तो कुछ का उपयोग हम गर्मियों में करते हैं। गर्मियों में हम वैसे कपड़ों का उपयोग करते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं। वस्त्र का गुण तंतु पर निर्भर करता है जिससे वे बनते हैं। तंतु, फाइबर या रेशा। यह तंतु या रेशा ही है जिससे वस्त्र बनाया जाता है। तंतु कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर, संश्लेषित तंतु या बनावटी तंतु, या आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर जंतु या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु फाइबर को प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर कहा जाता है, जैसे सूत, ऊन, सिल्क या रेशम, जूट आदि। ये प्राकृतिक तंतु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित तंतु या बनावटी तंतु या आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जंतु या पादपों से प्राप्त नहीं होता उन्हें संश्लेषित तंतु या बनावटी तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। प्राकृतिक तंतु के प्रकार। प्राकृतिक तंतुओं को उनके स्रोत के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है: पादप तंतु, जंतु तंतु, एनिमल फाइबर। पादप तंतु, प्लांट फाइबर। पादप तंतु या फ्लाइट पादप तंतु या प्लांट फाइबर पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को पादप तंतु या प्लांट फाइबर कहा जाता है, जैसे सूत, जूट या पटसन, फ्लेक्स, नारियल के रेशे आदि। जंतु तंतु या एनिमल फाइबर जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को जंतु तंतु या एनिमल फाइबर कहा जाता है, जैसे ऊन तथा रेशम या सिल्क। हमें ऊन भेड़ या अथवा बकरी के रोए से प्राप्त होता है। इसके अलावा खरगोश, याक तथा ऊँट आदि के रोए से भी प्राप्त होता है। भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊँट आदि जानवरों के सिर पर मोटे रोए होते हैं। शरीर के ये मोटे रोए बाहर की ठंडक को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते तथा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, अर्थात इंसुलेटर का काम करते हैं। ये रोए इन जानवरों को खराब मौसम से विशेषकर ठंड से बचाते हैं। इनके शरीर के ये रोए फ्लिक्स कहलाते हैं। फ्लिक्स को काट लेने पर इन्हें रोए को ऊन कहा जाता है। रेशम हमें रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में की गई थी। कुछ पादप जंतु रुई या कॉटन तथा रुई की खेती, कपास तथा कपास की खेती। भारत में रुई की जानकारी 1800 ईस्वी पूर्व से ही थी। रुई को कपास भी कहा जाता है। रुई के पौधे खेतों में उगाए जाते हैं। रुई को कपास भी कहा जाता है। रुई को अंग्रेजी में कॉटन भी कहा जाता है। रुई की खेती के लिए उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी या सोयल सबसे उपयुक्त होती है। रुई की खेती भारत के प्राय सभी इलाकों में की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में रुई या कपास या कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। रुई या कपास को बसंत ऋतु के शुरू में अर्थात भारत में जनवरी माह के अंत से लेकर फरवरी में बोया जाता है। रुई या कपास के पौधे लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊंचे होते हैं। रुई या कपास के पौधे में उसके बोए जाने के लगभग 60 दिनों में फूल लगते हैं। रुई या कपास के फूल उसके बाद फल में बदल जाते हैं। रुई के फल गोली आकार के होते हैं, नींबू के आकार के या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रुई या कपास के फल को कपास गोलक या कॉटन बोल कहा जाता है। पूर्ण परिपक्व होने पर कपास गोलक या कॉटन बोल टूटकर खुल जाते हैं। कपास गोलक या कॉटन बोल के खुलने के बाद कपास तंतुओं से ढके बीजों को भी देखा जा सकता है। कपास तंतुओं का रंग उजला अर्थात सफेद होता है। कपास गोलक या कॉटन बोल के पककर खुलने के बाद बहुत सारा कपास तंतु खेतों में बिखर जाता है तथा अधिक फल में खुलकर लगे होते हैं। इसमें रुई या कपास के खेत कपास के तंतुओं के कारण इतना सफेद हो जाता है कि खेतों में हम हिम या बर्फ ने ढक लिया हो। कपास तंतुओं को कॉटन ऊल भी कहा जाता है। कॉटन रुई या कपास का प्रक्रमण अर्थात रुई कपास को बनाने का कार्य है। कपास गोलक या कॉटन बोल को खेतों से हाथों द्वारा चुन लिया जाता है। उसके पश्चात कपास या रुई से बीजों को अलग किया जाता है। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटने को अंग्रेजी में गिनिंग कहते हैं। कपास को बीजों से अलग करने के लिए बड़े बड़े कंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कंकतन भी कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास को हाथों से ओटा जाता है अर्थात कपास के बीजों को कपास से हाथों तथा कंगों की मदद से अलग किया जाता है। परंतु आजकल कपास ओटने या गिनिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीन जिससे कपास तथा बीजों को अलग किया जाता है को गिनिंग मशीन कहा जाता है। कपास ओटने के बाद कपास या रुई को दबाकर बड़े बड़े गांठों में बदल दिया जाता है। कपास के एक गांठ का वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। कपास के गट्टों को उसके बाद कताई मिलों या स्पिनिंग मिल में भेज दिया जाता है। रुई या कपास का उपयोग। रुई या कपास के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। रुई या कपास का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। रुई या कपास का उपयोग अस्पतालों में मरहम पट्टी आदि के लिए भी किया जाता है। रुई या कपास का उपयोग बैंडेज बनाने में किया जाता है। बैंडेज का उपयोग अस्पतालों में पट्टी बांधने में किया जाता है। रुई या कपास का उपयोग रजाई, गद्दे, तकिया आदि भरने में किया जाता है। रुई या कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है। रुई के बीजों का तेल खाने में उपयोग किया जाता है। जूट या पटसन। जूट की खेती जूट के रेशों तंतुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जूट को हिंदी में पटसन, पाट या पटुआ भी कहते हैं। जूट या पटसन की खेती मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफ्रीका के देशों में की जाती है। भारत में जूट या पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। जूट या पटसन के तंतु को जूट या पटसन के तंतु को जूट के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। साधारणतः जूट की फसल को पुष्पन अवस्था में भी काटा जाता है। कटाई के बाद जूट के तनों को कुछ दिनों तक जमे हुए पानी में रखा जाता है। पानी में रखने से जूट के तने गलने लगते हैं।
इस क्रम में जूट के रेशे या तंतु तथा तने के बीच के गोंद जैसे पदार्थ को बैक्टीरिया खा जाते हैं, जिससे जूट के रेशे तने से अलग होने लगते हैं। इसके बाद जूट के रेशे या तंतु को हाथों से या हाथों द्वारा अलग किया जाता है। जूट के तने को जमे हुए पानी में रखकर गलाने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में रेंटिंग कहा जाता है। जूट के तने से तंतु को निकालने के पश्चात तंतु को सुखाकर बंडल बनाकर फैक्ट्रियों में कताई आदि के लिए बेच दिया जाता है। जूट के रेशे लंबे, खुरदरे तथा मोटे होते हैं। जूट या पटसन का उपयोग। जूट या पटसन के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। जूट या पटसन के रेशों या तंतु का उपयोग रस्सी, डोरमेट, चटाई तथा बैग आदि बनाने में किया जाता है। अच्छे जूट या पटसन के रेशों का उपयोग पोशाकों के बनाने के लिए भी किया जाता है। अच्छे जूट के रेशों का उपयोग पोशाकों के लिए कपड़ा बनाने में भी किया जाता है। चूँकि जूट के रेशे पर्यावरण के लिए मित्रवत या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, अतः जूट से बने कपड़ों तथा हैंडबैग का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। फ्लेक्स। जूट की तरह फ्लेक्स के रेशे या तंतु को फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। फ्लेक्स के पौधे की कटाई के बाद उसे जमे हुए पानी में सड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़ने के क्रम में फ्लेक्स के रेशे तथा तने के बीच के गोंद जैसे पदार्थ को बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जाता है, जिसे रेशे के तने से अलग होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को सड़ने और गलने की प्रक्रिया अथवा सड़ने या गलने की प्रक्रिया अथवा रेंटिंग कहा जाता है। फ्लेक्स के पौधे को तीसी का पौधा भी कहा जाता है। जब जूट के तने पूरी तरह गल जाते हैं तो रेशों को तने के साथ हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। तनों से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को स्केचिंग कहा जाता है। स्केचिंग अर्थात फ्लेक्स के रेशों को तने से अलग करने की प्रक्रिया पहले सामान्यतः हाथों द्वारा की जाती थी। आजकल स्केचिंग के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। स्केचिंग के बाद फ्लेक्स के रेशों को गट्ठर बनाकर के लिए भेजा जाता है। फ्लेक्स के रेशे मुलायम, चमकीले और लंबे होते हैं। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग। फ्लेक्स के रेशों के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। फ्लेक्स के रेशों से लाइनेन और लेस बनाए जाते हैं। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग मछली पकड़ने के जाल तथा रस्सी बनाने में किया जाता है। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग सिगरेट में उपयोग किए जाने वाले कागज़ बनाने में किया जाता है। फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त बीज के तेल का उपयोग पेंट या वार्निश में मिलाने के लिए किया जाता है। कोयर। कोयर एक तरह का रेशा है जिसे नारियल से प्राप्त किया जाता है। कोयर के रेशे का उपयोग रस्सी बनाने, डोरमेट बनाने, खाट को बुनने आदि में किया जाता है। कोयर के रेशों से बनी रस्सी काफ़ी मजबूत होती है तथा पानी में बहुत समय तक रहने के बावजूद भी खराब या सड़ती नहीं है। सूती धागे या धागों की कताई। रेशों या तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई या सूत की कताई कहा जाता है। कताई से पहले कपास या रुई के गट्ठे को खोलकर साफ किया जाता है। कपास या रुई के गट्ठे को खोलकर साफ करने की प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता है। सफाई के बाद रुई या कपास को छोटे छोटे लंबे आकार में बना दिया जाता है। इसे पूनी या कपास का पूंछ कहते हैं। कपास के इन छोटे पूंछ को सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर अर्थात कपास या रुई के पूंछ से रेशों से खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा या धागा बन जाता है। रेशों से धागा या तागा बनाने के लिए एक साधारण यंत्र जिसका नाम तकली है का उपयोग किया जाता था। रेशों से धागा या तागा बनाने के लिए एक दूसरे यंत्र का नाम जिसका नाम चरखा है उसका भी उपयोग किया जाता है। चरखे तथा तकली को हाथ से चलाया जाता है।
महात्मा गांधी ने चरखे का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे का उपयोग काफ़ी लोकप्रिय हुआ था तथा चरखे का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन का पर्याप्त बन गया था। महात्मा गांधी ने लोगों को हाथ से काते गए धागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने हुए आयाती कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वर्ग पैमाने पर रेशों से धागों या तांगों की कताई फैक्ट्रियों में की जाती है। धागों की कताई के लिए फैक्ट्रियों को कताई मिल या स्पाइनिंग कहा जाता है। धागे से वस्त्र। कताई के बाद धागों या तागों से कपड़ा बनाया जाता है। धागों से कपड़ा बनाने के लिए कई विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें बुनाई तथा बंधाई दो प्रचलित विधियाँ हैं। बुनाई या वीविंग धागों के दो सेट को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। बुनाई के लिए धागों के एक सेट को ऊपर रखा जाता है, जिसे तान या वार्प कहते हैं, तथा दूसरे सेट को नीचे रखा जाता है, जिसे भरनी या वेफ्ट कहते हैं। धागों इन दोनों तानी तथा भरनी को एक मशीन की सहायता से ऊपर नीचे इस प्रकार बार बार किया जाता है ताकि धागों के दोनों सेट एक दूसरे से अंतरित या जुड़ जाएं तथा एक लंबा तथा चौड़ा कपड़ा बन सके। कपड़ों की बुनाई के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को करघा कहा जाता है। हाथों से चलाए जाने वाले करघा को हस्तचालित करघा या हैंडलूम कहते हैं तथा बिजली से चलने वाले करघों को पावरलूम या विद्युत प्रचालित करघा कहा जाता है। बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई है। धागों से कपड़ों की एक विधि बंधाई या नीटिंग भी कहते हैं। बंधाई या नीटिंग एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। बंधाई की विधि में एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। बंधाई की विधि द्वारा हाथों या मशीनों दोनों के उपयोग से कपड़ा बनाया जाता है। बंधाई की विधि से प्राय स्वेटर, मोजे, मफलर, मेजपोश में ढकने का एक प्रकार का कपड़ा बनाया जाता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्राचीन समय में जब लोग सभ्य नहीं थे, जंगलों में नंगे रहा करते थे। धीरे धीरे लोग खराब मौसम से अपने आप को बचाने के लिए शरीर को जानवरों के चमड़ों, पेड़ों के पत्ते और छाल से ढकने लगे। उसके बाद लोग पतली टहनी तथा घास को बुनकर चटाई बनाना सीख गए। लोग पेड़ की पतली डालियों, पेड़ के रेशों तथा जानवरों के रोएं को ऐंठ कर लंबी रस्सियाँ भी बनाने लगे। इन लंबी रस्सियों को बुनकर लंबा टुकड़ा भी तैयार करने लगे तथा उन टुकड़ों से अपने शरीर को ढकने लगे। शुरू में लोग इन रस्सियों तथा पत्तों से बने कपड़ों का उपयोग कमर के नीचे हिस्से को ढकने के लिए करते थे। संभवतः यही कमर से नीचे ढकने वाला कपड़ा आधुनिक स्कर्ट बन गया। संभवतः यही कमर से नीचे ढकने वाला कपड़ा आधुनिक स्कर्ट बन गया। सुई के आविष्कार का इतिहास लगभग 50,000 वर्ष पुराना है। सुई के आविष्कार ने सभ्यता को एक नया आयाम दिया। सुई के आविष्कार होने से लोग कपड़ों को शरीर के अनुसार सिलने लगे। समुदाय में रहना शुरू करने के बाद खेती करना तथा कपड़ा बनाना दोनों मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी खोज थी। अब तक मिले प्रमाणों के अनुसार सर्वप्रथम चीन, भारत, मिस्र के लोगों ने कपास या रुई से कपड़ा बनाना प्रारंभ किया था। जब तक सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग कपड़ों को शरीर पर लपेट कर लिया करते थे। आज भी कई वस्त्र जैसे धोती, साड़ी, लुंगी आदि को बिना सिलाई के शरीर पर केवल लपेट कर ही पहना जाता है। शुरू में लोग कपड़ों का उपयोग केवल खराब मौसम से शरीर की रक्षा के लिए करते थे, लेकिन आज अनगिनत डिजाइन की पोशाक फैशन की वस्तु हो गई है। लेकिन आज भी कपड़े हमें एक आधुनिकता प्रदान करने के साथ साथ खराब मौसम से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
बिना कपड़ों के मनुष्य जाति की कल्पना मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति बिना कपड़ों को दिख जाता है तो उसे या तो जंगली कहा जाता है या पागल कहा जाता है। आजकल हमारे खिड़की दरवाजे भी कपड़ों से बने पर्दों से ढके रहते हैं तथा हमारे घरों की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ घरों को खराब मौसम से भी बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बेडशीट, सोफ़ा कवर, टेबल क्लॉथ आदि हमारे घरों की सुंदरता बढ़ाते हैं। आज कपड़ा एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली रूटीन में वीडियो मिल सके। धन्यवाद।